Hello friends, welcome back to my YouTube channel Law Educators. So friends, today we will learn about our new topic which is cybercrime, and I hope this will help you on your upcoming exams. तो ये complete lecture है, full lecture है साइबर क्राइम के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम साइबर क्राइम से रिलेटेड ये जानेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और साइबर क्राइम्स की कैटेगरीज को देखेंगे। साथ के साथ ये भी देखेंगे कि इंटरनेट गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज आते हैं इंडिया में, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर क्राइम. So cybercrime or computer crime is criminal activity that involves unlawful access of computer system. So दोस्तों ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कि किसी कंप्यूटर में अनलॉफुली एक्सेस करने की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जिसमें आप अनलॉफुल, अनऑथराइज या विदाउट परमिशन से किसी के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं और उसके डेटा को डैमेज, डिस्ट्रॉय या फिर उसकी डेटा में या इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए एक्सेस करते हैं। तो ये सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज साइबर क्राइम कहलाती हैं। इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट। एक तरह की लीगल एक्टिविटी है जो कि इंटरनेट के द्वारा कमिट की जाती है। चलिए दोस्तों डेफिनेशन भी कवर कर लेते हैं। तो डेफिनेशन कहती है क्राइम कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट टू स्टील डेटा और इंफॉर्मेशन। तो एक तरह का क्राइम जो कि कंप्यूटर या फिर इंटरनेट को यूज़ करके किया जाता है फॉर द पर्पस टू स्टील डेटा और इन्फॉर्मेशन, किसी के डेटा को चुराने या फिर इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चुराना। तो एक तरह का ये क्राइम है जो कि साइबर क्राइम है। तो दोस्तों फर्स्ट साइबर क्राइम जो रिकॉर्ड हुआ था वो फ्रांस में हुआ था 1820 में। जोसेफ मैरी जो वहाँ पर एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जो कि लूम्स के नाम से था। लूम्स एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पर जो वीविंग करने की जो सीरीज होती है, जो वीविंग करने का जो तरीका होता है उसको वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जो वीविंग करने का जो काम है, जो बुनने का काम है, वो तेजी से बार बार रिपीटेशन के साथ हो सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर काम को जैसे एक तरीका होता है उस तरीके को बार बार रिपीट कर सकता था। एक तरह का इस डिवाइस बनाया था और वहां पर वीविंग के डिजाइन्स को स्टोर कर दिया गया था। तो इस सब को देखते हुए वहां पे जो वर्कर जो काम करते थे मैन्युफैक्चरिंग काम उसमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, तो उन सभी वर्कर्स को, उन लेबर्स को ये हो गया कि उनकी नौकरी पे संकट मंडराने लगा। उन्हें लगा कि इसकी यदि ये नया टेक्नोलॉजी यूज हो जाती है तो उससे उन सबकी नौकरियां चली जाएंगी और वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो इस सब के डर से उन्होंने एक एक्ट किया, वहाँ पे तोड़ फोड़ करी और उस पर्टिकुलर जो लूम्स की मशीन थी, जो डिवाइस था, उसके साथ तोड़ फोड़ करी और उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यह एक फर्स्ट साइबर क्राइम था क्योंकि उन्होंने उस डिवाइस को जो अनलॉफुली एक्सेस किया और उसको तोड़ा, ठीक है। तो वो एक फर्स्ट क्राइम रिपोर्ट हुआ साइबर क्राइम जो कि एक लूम के द्वारा हुआ। दोस्तों फर्स्ट स्पैम ईमेल जो थी वो फर्स्ट ईयर 1978 में हुआ था, ईमेल स्पैम। और जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था जो कि एप्पल कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ था 1982 में। तो दोस्तों ये साथ के साथ ही साइबर क्राइम में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें बताई गई हैं कि कैसे ईमेल स्पैम हुआ। तो ईमेल स्पैम जो है, अगर यदि आपसे कोई पूछता है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि किस साल में हुआ और पहला जो ईमेल स्पैम था, तो आप बता सकते हैं कि वो 1978 में हुआ और फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो इंस्टॉल हुआ वो किस कंप्यूटर में हुआ और कौन से सन में हुआ, तो आप बता सकते हैं एप्पल कंप्यूटर में 1982 में। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और आपके जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आपका इंट्रोडक्टरी रिलेटेड साइबर क्राइम के, तो उसमें आप अच्छे से अच्छा इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो इसलिए एक इन्फॉर्मेटरी आपको दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम कैटेगरीज के बारे में कि साइबर क्राइम की जो कैटेगरीज है, बेसिकली जो साइबर क्राइम की जो कैटेगरीज है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ये तीन कैटेगरी हैं। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले की कैटेगरी है दोस्तों वो है कि किसी पर्सन के या इंडिविजुअल के अगेंस्ट
साइबर क्राइम होना। अब साइबर क्राइम कैसे होगा, तो यहाँ पर पढ़ते हैं जैसे कि हैरेसमेंट वाया ईमेल, साइबर स्टॉकिंग, ईमेल स्पूफिंग, कार्डिंग एंड असॉल्ट बाय थ्रेट। किसी तरह की ईमेल पे ऐसा हरासमेंट करना, किसी को ईमेल के द्वारा या फिर किसी को साइबर मतलब कंप्यूटर में या इंटरनेट के द्वारा उसको फॉलो करना, ठीक है। ईमेल स्पूफिंग, किसी तरह की फॉर्जरी ईमेल को सेंड करना सेंडर के एड्रेस पे। कार्डिंग हो गई, जैसे कि किसी की क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चोरी करना फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड, या फिर किसी को ईमेल के द्वारा धमकाना, किसी को धमकी देना उसकी ज़िंदगी उसकी लाइफ के लिए। तो इस तरह के सभी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, वो साइबर क्राइम है और वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। तो जैसे कि पहले हम देख लेते हैं कि जैसे अब ब्रीफ में अब बताता हूं कि मैं आपको साइबर स्टॉकिंग के बारे में। तो साइबर स्टॉकिंग इज अ क्राइम टू फॉलो अ पर्सन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू हार्मिंग अ पर्सन। अब किसी एक व्यक्ति को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो वहाँ फॉलो किया जाता है किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, जो कि आप इंटरनेट पे, तो उसके कंप्यूटर सिस्टम पे, उसके पर्सनल डेटा के थ्रू आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर नज़र रखी हुई है आपने कि कब आप उसको हार्म पहुंचा सके। किसी तरह की सेंड, एक तरह की थ्रेटनिंग ईमेल को भी सेंड करना एक एग्जांपल होता है साइबर स्टॉकिंग का, क्योंकि आप उसके कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको थ्रेट कर रहे हो, उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो। फिर होता है ईमेल स्पूफिंग, जो कि फॉर्जरी ईमेल होती हैं, ठीक है, फ्रॉड ईमेल्स होती हैं, ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए फ्रॉडलेंट इंटेंशन के साथ उसे सेंड की जाती है सेंडर्स के एड्रेस पे, तो ये ईमेल स्पूफिंग होता है। कार्डिंग जो होती है वो किसी की क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चुराना फ्रॉड करने के पर्पज से। फिर होता है असॉल्ट बाय थ्रेट, किसी पर्सन को थ्रेट करना, ठीक है, उसकी लाइफ को डेंजर करना, इस तरह की ईमेल्स किसी पर्सन को भेजी जाना, उसको कहते हैं असॉल्ट बाय थ्रेट। यहाँ पर है फिशिंग इज द जस्ट वन ऑफ द मैनी फ्रॉड ऑफ द इंटरनेट trying to fool people into parting with their money. Phishing refers to the receipt of unsolicited emails by customer financial institution requesting them to enter their username, password and personal information to access their account for some reason. अब एक फिशिंग का तरीका है जो कि फ्रॉड करने का तरीका है, इंटरनेट पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है। वहाँ पर फिशिंग के द्वारा एक तरह की एक ईमेल सेंड की जाती है किसी कस्टमर को या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि आपके पास ये फॉर्म भेजा हुआ है, उस फॉर्म पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, जिससे आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा या कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एक फ्रॉड ईमेल करके भेजी जाएगी। तो वो एक तरह का फिशिंग होता है, एक तरह की जाल होता है। ये भी क्राइम अगेंस्ट पर्सनल या इंडिविजुअल होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। यह एक ऐसा क्राइम है जो कि सभी तरह के प्रॉपर्टीज में डील करता है, जो कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कंप्यूटर वैंडलिज्म, ट्रांसमिशन ऑफ हार्मफुल वायरस और प्रोग्राम लाइक आईपीआर वायलेशन। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वायलेशन होता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो ट्रांसमिशन कर दिया जाता है हार्मफुल वायरस का और प्रोग्राम्स का कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर वैंडलिज्म जैसी चीज़ें इस क्राइम कैटेगरी में आती है, साइबर क्राइम कैटेगरी में आती है। तो जानते हैं साइबर वैंडलिज्म क्या होता है? किसी भी डेटा को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देना उस समय पे जब कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो पूरी तरह बंद है, स्टॉप्ड है या फिर डिसरप्ट है। तो इस केस में यह साइबर वैंडलिज्म का प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि किसी डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर होता है। कब? जबकि नेटवर्क जो है बंद हो या फिर डिस्ट्रप्टेड हो। दूसरा दोस्तों, अगला है कि हैकिंग। एक अनऑथराइज एक्सेस है कंप्यूटर के ऊपर जो कि डेटा और इंफॉर्मेशन को डैमेज करने के लिए किया जाता है हैकर द्वारा। तो हैकर क्या करता है? आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है विदाउट योर परमिशन, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर है या इंफॉर्मेशन स्टोर है, जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जो भी उसको ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन की, वो इन इंफॉर्मेशन को या तो ले लेता है, चुरा लेता है, या फिर उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है, जिससे कि आप आगे उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का यूज़ ना कर पाए।
तो दोस्तों इस आगे बढ़ते और जानते हैं कि साइबर ट्रेसपास के बारे में भी। साइबर ट्रेसपास ऑलरेडी सीपीसी और क्या कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर्स में दिया हुआ है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी भी है और सिविल एक्टिविटी भी है। ठीक है, सिविल का भी, सिविल नेचर का क्राइम भी है। तो इसमें देखा जाएगा दोस्तों कि एक तरह का एक्सेस है किसी के कंप्यूटर में, जो कि हम हैकिंग के पार्ट में भी देखते हैं। तो हैकिंग दोस्तों बता दूं, हैकिंग भी साइबर ट्रेसपास का ही पार्ट है। तो किसी के कंप्यूटर में विदाउट उसकी परमिशन, विदाउट उसकी ऑथराइजेशन, विदाउट ऑनर की ऑथराइजेशन से किसी के कंप्यूटर पे एक्सेस कर लेना और उसमें दिए गए, उसके कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर है जैसे सिस्टम में, उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसका मिसयूज करना, उसको डिस्टर्ब करना या उसके डेटा को डैमेज कर देना। कब? वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके, इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा। एक होता है कि दोस्तों डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर एक्सेस ले लेना, किसी का कंप्यूटर देखा और आपने जाके एक्सेस कर लिया, उसका लॉगिन वगैरह सब कुछ और एक्सेस करके उसकी डिटेल्स सारी डैमेज कर दी। दूसरा होता है इंटरनेट के द्वारा इस तरह की ऑथराइजेशन करना, तो उसको साइबर ट्रेसपास कहते हैं। तो हैकिंग जो है वो एक साइबर ट्रेसपास ही है। अब जानते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसके बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है साइबर टेररिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी के अंदर। इट इज अ मेजर बर्निंग इशू फॉर ऑफ बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल कंसर्न। ये बहुत ही बड़ा ग्लोबल और डोमेस्टिक कंसर्न है साइबर क्राइम से रिलेटेड। द कॉमन फॉर्म ऑफ these terrorist attacks on the internet is by attack on computer networks, hate website, hate emails। तो एक तरह से एक टेररिस्ट अटैक है इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, जो कि किसके द्वारा फैलाया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क्स के द्वारा, हेट वेबसाइट्स के द्वारा, हेट ईमेल्स के द्वारा। जहां पर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यह जो एक्टिविटी है, जो यह टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो देश की जो नेशन है, नेशन की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को डेंजर में लाने के लिए की जाती है, उसकी ख्याति को जो है वो क्षति पहुंचाने की मंशा से की जाती है। तो ये एक तरह से देश की जो ख्याति है, देश का जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको डेंजर करती है इस तरह की एक्टिविटी, जो कि साइबर टेररिज्म कहलाता है। दूसरा दोस्तों होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ये भी एक साइबर क्राइम है अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो किस तरह के पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक क्राइम है। अगला है पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उसमें फायदा लेने के लिए एक तरह का अनऑथराइज्ड पोजेशन है इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो गवर्नमेंट की साइट को हैक कर लेना, गवर्नमेंट की साइट पे अनऑथराइज एक्सेस कर लेना, जिससे कि वो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, रिलीजियस इंफॉर्मेशन और सोशल इंफॉर्मेशन, जहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो इंफॉर्मेशन को वहाँ से चुरा लिया जाता है। तो एक तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट के बारे में पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, यहाँ का देश का रिलीजियस बैकग्राउंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये सभी तरह की इंफॉर्मेशंस को जो अनऑथराइज तरीके से पोजीशन कर लेता है, वो भी साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है। दोस्तों आगे चलते हैं और यह देखते हैं कि साइबर क्राइम जो है वो आईपीसी और आईटी एक्ट के अंदर दिए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो ऑनलाइन हेट स्पीच, जैसे कि मैंने बताया था अभी लास्ट उसमें, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिसमें कि हेट वेबसाइट होती हैं, हेट ईमेल्स होती है। तो यहाँ पर ऑनलाइन हेट स्पीच की बात की गई है। एक तरह की स्पीच होती है जो कि ऑनलाइन मोड के द्वारा की जाती है, जनरली सोशल मीडिया में की जाती है, इंटरनेट के द्वारा की जाती है। किसी तरह का कमेंट या मैसेज टाइप कर देना किसी पर्सन के अगेंस्ट या किसी ग्रुप के अगेंस्ट, ठीक है। अब किस किस मेथड पे उसको अटैक किया जाता है, वो होता है रेसिज्म, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर, डिसेबिलिटी के ऊपर, उसके जेंडर्स के ऊपर। तो इस तरह से ग्रुप को या पर्सन को अटैक करना, उसके लिए हेट स्पीच का यूज करना, उसके लिए गलत गलत चीजें लिखना, ये एक तरह का ऑनलाइन हेट स्पीच होता है, जो प्रोविजन एप्लीकेबल है 66A ऑफ आईटी एक्ट और 153A 153B ऑफ इंडियन पिनल कोड आईपीसी का। इसके बाद दोस्तों है
क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड। तो फ्रॉड ऑलरेडी 420 में डिफाइन है आईपीसी के, बट यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है एक साइबर क्राइम है, तो उसको जो है सेक्शन 43, 66, 66 CD में आईटी एक्ट में जो कि प्रोविजन को एप्लीकेबल किया गया है। एक तरह का अनसस्पेक्टिंग विक्टिम है जो कि इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को यूज कर लेता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए। उसे पता नहीं है कि इन्फेक्टेड कंप्यूटर साइबर कैफे में गया, यूज कर लिया, ठीक है, अब वहाँ पे उस कंप्यूटर को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को यूज कर लिया, बट वो उसके लिए सेफ नहीं है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स है। तो वहाँ पे जाके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेना, किसी चीज़ को परचेज कर लेना, और फिर बाद में उसकी जो डेटा है, जो इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं और फिर उसका मिसयूज होता है। तो एक तरह से उसके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो जाता है। तो ये सब प्रोविजंस अप्लाइड किए गए हैं आईटी एक्ट और आईपीसी में। किसी वायरस को, वॉर्म्स को, बैकडोर्स, रूट किट्स, ट्रोजन बग्स, ये सभी मालिशियस प्रोग्राम होते हैं, इनको किसी कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक मॉलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसी के कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए या किसी के कंप्यूटर में एक्सेस गेन करने के लिए। अब किसके मोड में हो गए? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के ही होंगे। किसी इंफॉर्मेशन को निकालना, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेना उसका गेन के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये इस तरह के मलिशियस प्रोग्राम को उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है, लाइक वायरस, वॉर्म्स, बैकडोर्स, रूट किट, ट्रोजन और बग्स, जो कि प्रोविजन एप्लीकेबल है 43, 66, 66A ऑफ आईटी एक्ट एंड सेक्शन 426 ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी। तो दोस्तों यहाँ पर एक और है थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि देखा गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, और कोई उनका राइवल जो है या कोई क्रिमिनल है या कोई ऐसा डिसग्रेंटेड एम्प्लॉय है जो कि पहले अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं है, अब वो अपने एम्प्लॉयर को जो है क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह का क्राइम कर जाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टोर होती है, उसको अटैक कर देता है, उसको चोरी कर लेता है। तो वह भी प्रोविजन एप्लीकेबल है आईटी एक्ट के अंदर, पनिशेबल है, और सेक्शन 426 इंडियन पीनल कोड के अंदर भी पनिशेबल है। लास्ट में दोस्तों आते हैं स्पैम के बारे में। तो स्पैम जनरली अभी इंडिया में कोई स्पेशल जो है इसका लेजिस्लेशन एग्जिस्टेंस नहीं है इंडिया के अंदर, और ना ही कोई आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इसका कोई डिस्कस किया गया है अलग से, जो भी इश्यूज है स्पैमिंग से रिलेटेड। बट यहाँ पर उन तरह की जो पनिशमेंट्स हैं उनको कैटर किया गया है फॉर जहाँ पर अनऑथराइज एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, और किसी की कंसेंट के विदाउट, उसके पर्सन की कंसेंट के विदाउट उसके जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है उसको एक्सेस कर लेता है, तो इस तरह का, या फिर किसी की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देता है। तो इस तरह से रिलेटेड जो भी साइबर क्राइम्स हैं उनसे डील करते हुए आईपीसी और आईटी एक्ट के में उसको पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ पे कोई स्पेशल स्पैम से रिलेटेड कोई भी पनिशमेंट आईटी एक्ट और आईपीसी में नहीं है। तो जो दोस्तों जो स्पैम होता है, स्पैम एक अनसॉलिसिटेड होता है तरीका, जो कि जहाँ पर किसी तरह का पहले से कोई भी कस्टमर, कोई भी पार्टी, और या फिर जो स्पैम ईमेल्स या स्पैम मैसेजेस, जो बल्क ईमेल्स या कमर्शियल ईमेल्स आपको भेज रहा है, उसमें और उस व्यक्ति में, उस दोनों पार्टी के बीच में पहले कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, और ना ही किसी तरह का कोई कंसेंट दिया होता है किसी पार्टी ने कि हाँ मुझे ये कम्युनिकेशन रिसीव होनी चाहिए। जैसे आप समटाइम्स देखते हैं कि किसी का नोटिफिकेशन के लिए आप क्लिक कर देते हैं कि हाँ भाई आपको पर्टिकुलर नोटिफिकेशन चाहिए, लाइक जीमेल से नोटिफिकेशन चाहिए, या फिर टाइम्स जॉब से नोटिफिकेशन चाहिए, naukri.com से नोटिफिकेशन चाहिए, बट यहाँ पर आप एक्सेस दे रहे हैं तो आपको आ रहा है। बट जहाँ पर आपने किसी तरह कंसेंट भी नहीं दिया और फिर भी आपको बल्क में ईमेल्स आ रही हैं, जो कि ईमेल्स आपके लिए एक तरह का अटैक है, एक तरह का स्पैम है, तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर जो क्राइम है स्पैम, साइबर क्राइम, इसके लिए अभी इंडिया के अंदर कोई भी लेजिस्लेशन स्पेशली एग्जिस्ट नहीं है, ना ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ना ही आईपीसी के अंदर। इसमें जो पनिशमेंट जो ट्राई की जाती हैं वो अकॉर्डिंग टू द
एक्सेस होता है अकॉर्डिंग टू द साइबर क्राइम, जो अर्लियर हमने पढ़े हुए हैं कि किस तरह का है कि एक्सेस किया, विदाउट कंसेंट यूज किया, या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को डिस्क्लोज कर दिया किसी दूसरे आदमी के सामने, या फिर उसकी प्राइवेसी को साइबर स्पेस के अंदर जो उसकी प्राइवेसी है उसका वायलेशन किया। तो इस तरह से जोड़ तोड़ के इस पर्टिकुलर जो स्पैम साइबर क्राइम है इसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो इंटरनेट गवर्नेंस में जो इश्यूज हैं उनके बारे में। तो दोस्तों जैसे कि इंटरनेट यूज़ करने के बेनिफिट्स होते हैं, वहाँ पर इंटरनेट गवर्नेंस के अंदर कुछ इश्यूज भी आते हैं। तो वो किस तरह के इश्यूज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहला दिया गया है फ्रीडम टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट। अब फ्रीडम टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट जो है वो एक तरह का फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 19(1) के ए में, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है फ्रीडम जो है एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस करने की जो फ्रीडम है उसके अंदर तीन मेजर इश्यूज आते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। पहला इशू आता है सेक्शन 144 के समय पे, जहां पर शटडाउन रूल और इंटरनेट को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट बात करती है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज रखी कि 144 की धारा में पूरी तरह से इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बताया कि जो सेक्शन 144 सीआरपीसी की जो पावर है वो किसी को बाध्य करने के लिए नहीं है, किसी के ओपिनियन को, किसी के एक्सप्रेशन को दबाने के लिए यूज नहीं की जा सकती, और या फिर किसी डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 144 का सेक्शन लगा, ठीक है, तो वहां पर एक तरह से गवर्नमेंट ने मांग करी कि 144 में पूरी तरह से इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे समय पे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाए और किसी को इंटरनेट एक्सेस करने का महत्व ना दिया जाए। बट कोर्ट ये कहती है कि 144 सीआरपीसी का ये नहीं कहता कि आप किसी के भी लेजिटिमेट जो एक्सप्रेशंस हैं, लेजिटिमेट या फिर उसके ओपिनियंस हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक राइट्स है, आप उसको दबा नहीं सकते, उसको उपयोग करने से रोक नहीं सकते। ठीक है, तो आपको एक तरह से बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, एक तरह से बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक ड्यूटी बाउंड कर दी कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस के बीच में, जो कि एक प्रिंसिपल और प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग हो, अनुपात के अकॉर्डिंग हो। तो और शटडाउन का रूल अपनाते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि आप इंटरनेट सर्विस को परमानेंट सस्पेंड नहीं कर सकते, इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंशन नहीं दे सकते, आप सिर्फ इसे टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप शटडाउन यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज अ शटडाउन बट फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन। परमानेंट ये इंटरनेट का सस्पेंशन जो है परमिसेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वायलेशन होता है आर्टिकल 19(1) का। दूसरा फिर गवर्नमेंट ने मुद्दा उठाया कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने अपना मुद्दा पेश किया नेशनल सिक्योरिटी का, तो वहाँ पे कोर्ट कन्विंस नहीं हुई उस चीज़ से। अब कन्विंस कैसे नहीं हुई दोस्तों, कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि इंटरनेट को बंद करना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हम अपने, जिससे कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट मतलब राष्ट्रीय हितों को और आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, हम अपने देश की या फिर यूनियन टेरिटरी की जो है उसको सेफगार्ड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए क्रिटिकल है। तो इंटरनेट को शट डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, बट कोर्ट यहाँ कहती है कि हम यदि देश की जो नेशनल की जो सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है और इंटेग्रिटी है, यदि इसके अगेंस्ट कुछ भी जो है वो गलत होता है, तो उस ब्रीच को बैलेंस करने के लिए, मींस उस पर्टिकुलर थ्रेट को बचाव मतलब उस संरक्षण करने के लिए आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी देनी पड़ेगी डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, कि ऐसी जो क्रिटिकल चीज़ें हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनल सिक्योरिटी के आड़े आती है, तो उस चीज़ में इंटरनेट का जो यूज़ है उसको कम कर दिया जाए, मतलब उसको बहुत ही अलग लेवल पे जाकर सेफ गार्ड कर दिया जाए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो सिटीजन हैं उनकी लिबर्टी को ही छीन लें। नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है, बट जो गवर्नमेंट की बात थी वो कोर्ट को ये कन्विंस नहीं कर पाई कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट को शट डाउन कर देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है।
बट इस चीज़ को वो प्रूव नहीं कर पाए, इस चीज़ को से कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बताया, बोला कि हमें ऐसी जो एक्सेस यूटिलिटी होती है, मतलब जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी की बात आती है, उस जगह पे, ठीक है, जो हमारा इंटरनेट का यूज़ है उसको एक्सेस दे देना चाहिए कि इतने लिमिटेशन तक, एक लिमिटेशन बांध देनी चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट के आड़े जो भी चीज़ें आती है इंटरनेट के अंदर, उसको इतना ही लिमिटेड एक्सेस मिलना चाहिए, उसका कोई एक्सेस मिसयूज ना कर सके, एक तरह से उसको सेफ गार्ड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज, इस तरह का बैलेंस बनाने के लिए कोर्ट ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और लिबर्टी ऑफ पीपल के बीच में जो है एक तरह का बैलेंस बनाने के लिए कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा। फिर तीसरी बात आई कि भैया प्रेस के ऊपर जो फ्रीडम दी हुई है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वैल्यूएबल और सैक्रेड राइट इनरिच्ड अंडर आर्टिकल 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यूएबल है, किसी को भी एक्सप्रेशन और स्पीच का जो है वो फ्रीडम है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के इसमें। तो यहाँ पे जो एपेक्स कोर्ट थी, जो माननीय कोर्ट थी, हाईएस्ट कोर्ट थी, वही वहाँ उसमें यह डिक्लेयर किया गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो यह वो करती है, यह अधिकार देती है कि किसी तरह का यह इस तरह की फ्रीडम देती है कि वो अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस या फिर किसी ट्रेड का बढ़ावा, बिजनेस या ऑक्यूपेशन जो कि इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, इंटरनेट का यूज होता है जिसमें, जो कि इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो वह उसको उस पर्टिकुलर फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए, मतलब फ्रीडम टू एक्सेस इंटरनेट, फ्रीडम टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस चीज को एंजॉय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देती है अंडर आर्टिकल 19(1) के तहत और आर्टिकल 1G के तहत। तो यहाँ पर जैसे कि किस तरह के न्यूज़ से रिलेटेड होता है, न्यूज़ चैनल पे आते हैं तो एक तरह का प्रेस है, न्यूज़पेपर होता है, तो उनका बिजनेस है, अब वो इंटरनेट का माध्यम तो उनके लिए जनरल रहेगा, तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि टीवी पे न्यूज़ आती है तो न्यूज़पेपर वालों को नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेट का माध्यम उनके बिजनेस के लिए, उनके ऑक्यूपेशन के लिए, उनके प्रोफेशन के प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो उस चीज़ को संरक्षण दिया गया, उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया अंडर आर्टिकल 19(1) के तहत और 19(1)G के तहत। यहाँ पर बोला गया था कोर्ट के द्वारा कि आप रिस्ट्रिक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(2) और 6 के तहत लगा सकते हैं, जो कि उन्होंने टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के जजमेंट को ऑब्जर्व करते हुए कहा। तो ये थे इश्यूज जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सेस ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले इश्यूज जो है इंटरनेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज इन सेंसरशिप। तो सेंसरशिप के बारे में दोस्तों, आप जैसे कि मूवीज़ के अंदर फिल्म के लिए किसी फिल्म को जो है रिलीज़ करने के लिए सेंसरशिप की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से इंटरनेट में जो ऑनलाइन कंटेंट्स हैं उनसे रिलेटेड भी सेंसरशिप की जरूरत पड़ती है। तो एक लिमिटेशन कर देता है सेंसरशिप कि इस कंटेंट को जो कि दिखाना है, इस कंटेंट को बाध्य कर देता है। एक तरह का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको एक गाइडलाइन जारी कर दी जाती है कि ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है वो आपके उसमें ब्लॉक होनी चाहिए और आप इसे शो ऑफ नहीं कर सकते, इस चीज़ को शो नहीं कर सकते। और साथ के साथ ही आप किसी भी साइट को खोलते हैं जहाँ पर लिखा होता है गवर्नमेंट के द्वारा ये बंद कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है, ठीक है, इसका एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप उस पर्टिकुलर कंटेंट का एक्सेस नहीं कर सकते। इट मीन्स कि वो सेंसरशिप द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है। तो अब इस तरह के जो इश्यूज थे सेंसरशिप में वो मेजरली किस तरह से है, ये इश्यूज जो रेज हुए थे वो कम्युनल द्वारा रेज हुए थे, डेफेमेटरी द्वारा रेज हुए थे, ठीक है, वायलेंट कंटेंट्स जो थे जो कि वुमेन्स की तरफ थे, ठीक है, उनको उनसे रिलेटेड इश्यूज जो रेज हुए थे। तो इन चीज़ों पे ना सेंसरशिप का जो अटेंशन था वो बहुत ही कम था, ठीक है, बहुत ही कम जो है टेंशन मिला इन चीज़ों को, जो कि एक तरह से देखा जाए एक वॉयलेंट कंटेंट है, एक डेफेमेटरी कंटेंट है, जो कि किसी वुमेन को नीचा दिखाने के लिए या तो यहाँ पर क्या किया गया, जो मेन इश्यूज है कि जो इंटरनेट है वो ग्लोबल नेचर का है, तो क्या कहाँ पर क्या कंटेंट अपलोड हो रहा है, किस फॉरेन कंट्री में क्या अपलोड हो रहा है और वो इंडिया में दिखाया जा रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को रोक नहीं सकते।
उस चीज़ को आप रोक नहीं सकते, आप लिमिटेड नहीं कर सकते उस चीज़ को, उस कंटेंट को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ कहाँ अपलोड हुई है और आप उसे व्यू करा रहे हैं, जब तक वो वायरल हो जाती है फिर आप उस चीज़ को बंद करते हैं। तो एक तरह का इशू हमेशा बना रहता है सेंसरशिप से रिलेटेड, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा जो इशू आता है वो ये आता है कि कौन डिसाइड करेगा सेंसर के कंटेंट्स, ठीक है, किस सर्कमस्टांसेस में होने चाहिए। तो हर बार इस चीज़ के ऊपर एक डिबेट चलती रहती है, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो आर्गुमेंट जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर आ जाती है या इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर आकर रुक जाती है। तो ये देखा जाता है कि भाई इसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है, कोई इमरजेंसी प्रोविजंस तो नहीं है, तो उन सबको देखकर कहीं ना कहीं वो अनफॉर्चुनेटली वो डिबेट जो है वो रुक जाती है और एक इशू में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो सेंसरशिप में और इंटरनेट गवर्नेंस में वो आते रहते हैं। अगला दोस्तों है जो सेडिशन, जिसे हम राजद्रोह कहते हैं। सेडिशन एक ऑफेंस है जहां पर कोई व्यक्ति देश की जो सरकार है, जनरली स्टेट की जो बात की गई है वो सरकार के लिए की गई है, गवर्नमेंट के लिए की गई है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, भद्र भाषा का यूज़ करता है, या फिर किसी षड्यंत्र का यूज़, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई साजिश करता है गलत चीज़ के लिए, ठीक है, और गलत स्पीच गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है या अटेम्प्ट करता है बोलने की, या फिर लोगों को भड़काता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो यह एक तरह से राजद्रोह है, देशद्रोह है। तो यहाँ पर इशू ये आया कि गवर्नमेंट हमारा लॉ कहता है, तो कोर्ट ने ये चीज़ के लिए एक लिमिटेशन करी कि द जजमेंट upheld in the constitutionality of sedition, but limitation it application to act involving intention or tendency to create disorder or disturbance of law and order, incitement to violence। अब जजमेंट में क्या करा कि कहा कि भैया अगर गवर्नमेंट की कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, तो वो यह चीज़ देखनी जरूरी है कि जब उसके ऊपर सेडिशन का जो केस है वो चलाया जाता है। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, ठीक है, वो हेटेड स्पीच थी, ठीक है, बहुत ही जो है असम्मानजनक डिसलॉयल वर्ड्स और धमकी देने वाले वर्ड्स थे गौर सरकार को, वह शब्दों का यूज़ किया गया, स्पीच का यूज़ किया गया। अब उसको 124A लगाकर उसको सेडिशन के केस में कर दिया गया, राजद्रोह का केस चला दिया गया उसके ऊपर। तो जब वो कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, इस चीज़ को देखा गया कि ये डिस अप्रोबेशन है, मतलब कि लॉफुल क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का, या डिसअफेक्शन है, या फिर किसी तरह से जो गवर्नमेंट है उसके लिए दुश्मनी का रुख है, या किसी तरह की दुश्मनी जो एक्सप्रेस की जा रही है, डिसलॉयलिटी एक्सप्रेस की गई है। तो उस चीज़ के जो बीच में जो अंतर है, उस अंतर को जो है वो लॉ देखती है, ठीक है, उस अंतर के अकॉर्डिंग। और जो सेडिशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहती है कि वहाँ पे एक लिमिटेशन कर दी जाती है कि जो एक्ट इंटेंशन किसी तरह का डिसऑर्डर करने के लिए, या लॉ में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर में, या फिर वायलेंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है, वही एक्ट सेडिशन के अंतर्गत आएगा। बाकी यदि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर रहा है, लॉफुल क्रिटिसाइज कर रहा है, गवर्नमेंट के जो काम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा है, उसकी वजह से कोई कह रहा है, तो उसके ऊपर राजद्रोह का केस नहीं चलाया जा सकता। तो यह चीज़ कही गई थी, तो एक तरह का इशू माना गया था ये इंटरनेट गवर्नेंस में कि सेडिशन है, गवर्नमेंट के खिलाफ इतना कुछ बोल रहा है, फिर भी इसके ऊपर 124A नहीं लग सकता, ठीक है। बट वो अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म कर रहा है उनके गलत कामों के लिए, उनके काम को जज करके, या उसकी कोई, तो उस चीज को आगे रखा जाएगा, मीन्स कि वो डिसअप्रोबेशन है, वो डिसअफेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो एक डिस्टिंक्ट है लॉ ने बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेडिशन को देखा, और उसमें एक लिमिटेशन कर दी गई कि भैया एक्ट जो कि इन्वॉल्व रहेंगे, इंटेंशन जिनकी रहेगी डिसऑर्डर क्रिएट करने की, या डिस्टरबेंस क्रिएट करने की लॉ एंड ऑर्डर में, या किसी तरह का वायलेंस क्रिएट करने में, ठीक है, यदि तब वो सरकार के खिलाफ ऐसा बोल रहा है या ऐसी स्पीच दे रहा है, तब उस पर राजद्रोह का जो केस है 124A आईपीसी के तहत चलाया जाएगा। अदरवाइज उसको जो है एक डिस्टिंग किया जाएगा कि वो एक लॉफुल क्रिटिसिज्म है की जा रही है गवर्नमेंट की, या फिर डिसअफेक्शन किया जा रहा है। तो ये एक इशू। अगला जो है वो है लाइबल और साइबर डेफामेशन। तो लाइबल और
स्लैंडर दो टाइप के जो हैं वो डेफामेटरी स्टेटमेंट्स हैं। तो लायबल जो है वो एक रिटन डेफामेटरी स्टेटमेंट है और स्लैंडर जो है वो वर्बल डेफामेटरी स्टेटमेंट है, किसी के मुंह कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है। ओरल डेफामेटरी स्टेटमेंट्स है और एक रिटन स्टेटमेंट है डेफामेटरी। तो यहाँ पर दिया गया है द टर्म साइबर डेफामेशन basically means publishing of false statement about an individual in cyberspace that can injure or demean the reputation of that individual. In India, defamation can be contemplated as both civil as criminal offense. Thus, legal remedies are provided to victim by the Indian judiciary system. अब साइबर डेफेमेशन के बारे में बताया गया है कि एक तरह की फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि यूज की जाती है साइबर स्पेस के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी रेपुटेशन को डीमीन करने के लिए, किसी इंडिविजुअल को रेपुटेशन को डीमीन करने के लिए, और जो कि दी गई है सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस की गाइडलाइन में, मतलब सीपीसी और सीआरपीसी के तहत ये पनिशेबल है डेफेमेशन, और इसके लिए लीगल रेमेडी भी प्रोवाइड की जाती है विक्टिम को बाय इंडियन जुडिशियल सिस्टम आईजीएस. In the context of defamation, the biggest issue can be figuring out the person who has intended to harm our reputation or third party who has read the defamatory statement as to when it comes to the web page such as blogs, other media sites including newspaper or magazine. अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू जो आता है वो ये इशू आता है कि किस बंदे ने ये डेफेमेशन जो है ये उस किसी थर्ड पार्टी, किसी व्यक्ति की जो उसकी जो क्या कह सकते हैं कि जो उसकी इमेज है, जो उसकी रेपुटेशन है व्यक्ति की, उसको खराब करने की इंटेंशन से ये किया, तो वो व्यक्ति कौन है? क्योंकि उसने तो साइट में वेब पेज पे ब्लॉग लगाया, ब्लॉग डाल के उसे पब्लिश कर दिया, अब वो ब्लॉग किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, किसी मीडिया के थ्रू आ रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू आ रहा है, मैगजीन के थ्रू आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज रहता था उस व्यक्ति को फिगर आउट करना जिसने ये चीज़ की है वेब के अंदर। क्योंकि देखिए अलग अलग आईडीज, अलग अलग चीज़ों के आजकल जो हैकर्स होते हैं और जो इस तरह के क्राइम करते हैं, साइबर डेफेमेशन से रिलेटेड जो क्राइम्स करते हैं, वो इतने सीधे तो नहीं होंगे कि अपनी जो आइडेंटिटी है वो डायरेक्टली बताकर इन सब चीज़ों को, इन सब क्राइम्स को करेगा। तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति को जो फिगर आउट करने में बहुत ही ज़्यादा इशू आता है कि किसने, किसकी इंटेंशन थी थर्ड जो पार्टी की रेपुटेशन को हार्म करने की, या फिर उसकी जिसने ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट पढ़ी है, ठीक है, और ये कहाँ से वेब पेज पे आई, किस किस ब्लॉग के द्वारा आई, किस मीडिया साइट से आई, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो इन सब चीज़ों को फिगर आउट करने में बहुत बड़ा इशू रहता है जो कि इंटरनेट गवर्नेंस के अंदर कहीं ना कहीं इशू बना हुआ है. दिस इज बिकॉज ब्लॉगर मे बी ट्रांसपेरेंट और मे चूज कीप देयर नेम और आइडेंटिटीज नेमलेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो ब्लॉगर होता है जिसने ब्लॉग किया होता है मे बी ट्रांसपेरेंट एंड मे चूज इट कीप देयर, तो हो सकता है कि वो अपना नाम जो है आइडेंटिटीज है वो नेमलेस हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हो नेमलेस आइडेंटिटीज के साथ, वो पॉइंटर्स को, इन चीज़ों को जो रिटर्न स्टेटमेंट है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स है, या फिर जो कि उसको मेंशन कर रहा है ऑनलाइन के थ्रू जो कि लाइबल है, ठीक है. तो रिटर्न डेफिनेटरी स्टेटमेंट को लिख के भेज दिया, ब्लॉक कर दिया, अब वो अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा, वो अपनी आइडेंटिटी बताएगा नहीं, क्योंकि वो किसी की बदनामी कर रहा है, किसी के अगेंस्ट बोल रहा है, अगेंस्ट लिख रहा है, ठीक है, जिससे कि उस पार्टी की बदनामी हो रही है, उसकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुंच रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड से या स्टेटमेंट से. तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपनी जो अपनी ब्लॉगर है, जो अपनी आइडेंटिटी में ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ है वो नहीं रखेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखेगा या फिर नेमलेस आइडेंटिटी का यूज़ करेगा. तो दोस्तों ये जो है इसी तरह के इंटरनेट गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं वो आते हैं अंडर साइबर क्राइम. तो दोस्तों जो आज का टॉपिक आज हमने लिया था साइबर क्राइम से रिलेटेड, वो यहीं पे कंप्लीट होता है. और दोस्तों आज हमने जो साइबर क्राइम में पढ़ा है, जो कि साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हमने कैटेगरीज जानी साइबर क्राइम की, फिर साइबर क्राइम आईटी एक्ट और आईपीसी के अंडर कौन कौन से साइबर क्राइम जिनकी जो प्रोविजंस है वो सेम है, उसके रिगार्डिंग हमने बात की. और फाइनली हमने जाना कि इंटरनेट गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज आए और किस किस तरह की जो
फ्रीडम दी गई है इंटरनेट में, उसके बारे में भी हमने जाना। तो मैं आशा करता हूँ आज की जो ये कंप्लीट वीडियो है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों की फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, आपके लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और साथ के साथ मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स, एंड स्टे सेफ।